हेलो स्टूडेंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट के टर्पेनोइड यूनिट्स का नेक्स्ट मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन हम ले रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस की थी जब सभी टर्पेनोइड्स की स्ट्रक्चर एक साथ अपन ने बनाई थी, और यहाँ इसकी स्ट्रक्चर आपको दे रखी है। इस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम आप अगर काउंट करते हैं तो 40 कार्बन एटम आते हैं, 40। और 40 कार्बन एटम है तो टर्पेनोइड कौन सा हो? टेट्रा टर्पेनोइड। साइक्लिक है, हाँ इसमें साइक्लिक रिंग है। इट इज साइक्लिक, पहला स्टेटमेंट देखना, इट इज साइक्लिक टेट्रा टर्पेनोइड। साइक्लिक रिंग इसमें है ही, और टेट्रा टर्पेनोइड। बीटा कैरोटीन इज रेड ऑरेंज पिगमेंट। कैरोटीन अपन अच्छी तरह से जानते भी हैं। कैरोटीन कैरोट के अंदर सबसे ज्यादा अपन देखते हैं उसमें, और उसका कलर जो होता है उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कैरेट का कलर भी होता है। कम है तो ऑरेंज हो गया, और ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डार्क कलर हो जाता है। इस बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल की खास बात है, टर्पेनोइड के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल पढ़े थे। उस स्पेशल आइसोप्रीन रूल में अपन ने क्या पढ़ा था? आइसोप्रीन रूल क्या है कि सभी टर्पेनोइड्स आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट के रिपीटेशन से बनते हैं। स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या था कि आइसोप्रीन यूनिट दूसरी आइसोप्रीन यूनिट से किस पैटर्न में जुड़ती है। आइसोप्रीन यूनिट के जिस साइड में मिथाइल ग्रुप होता है वो हेड पार्ट होता है, और उसके लास्ट वाला टेल पार्ट। तो एक आइसोप्रीन यूनिट का हेड पार्ट दूसरी आइसोप्रीन यूनिट के टेल पार्ट से जुड़ता है। इसे हेड टू टेल फैशन या हेड टू टेल मैनर कहते हैं। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल के अंदर ये हमने पढ़ा था कि आइसोप्रीन यूनिट जो आपस में जुड़ती हैं वो हेड टू टेल फैशन में जुड़ती हैं, और सभी टर्पेनोइड्स इस रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बीटा कैरोटीन में हेड टू टेल फैशन तो होता ही, लेकिन यहाँ सभी जगह हेड टू टेल फैशन नहीं होता। यहाँ एक बॉक्स बना रखा है, देखना इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। इसमें देखना आपको हेड टू टेल फैशन है क्या। हम शुरू से डिस्कस करें, ध्यान देना। ये 2 मिथाइल आपको दिख रहे हैं, एक कार्बन ये हो गया, 5 कार्बन होता है आइसोप्रीन में, 5 कार्बन काउंट करते जाना, हेड टू टेल। जिधर ये मिथाइल ग्रुप आता है वो हेड पार्ट होता है, इसे हेड कहेंगे, एच लिख रहा हूं मैं। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया टेल पार्ट। 5वां कार्बन जो आएगा इसका ये टेल पार्ट होगा। अब देखना ये CH2 हो गया और इसके जस्ट मिथाइल, तो ये नेक्स्ट आइसोप्रीन यूनिट का हेड पार्ट हो गया। 1 2 3 4 और 5, 5वां नंबर का कार्बन ये हो गया। ये हो गया इस दूसरे आइसोप्रीन यूनिट का टेल पार्ट। ऐसे ही देखना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ नेक्स्ट यूनिट से, ध्यान देना ये एक आइसोप्रीन यूनिट हो गई, ये दूसरी आइसोप्रीन यूनिट हो गई, सभी में 5-5 कार्बन है। और अब ये है तीसरी आइसोप्रीन यूनिट, देखते जाना। ये हेड पार्ट हो गया, इधर मिथाइल ग्रुप आ रहा है पहले, और ये इसका CH2 जो इधर ये बना रखा है ये टेल पार्ट हो गया। तो हेड टू टेल फैशन चल रहा है। आगे भी अगर देखें तो ये हेड पार्ट आ गया, ये CH2 आ गया, और ये टेल पार्ट आ गया। ध्यान देना इस आइसोप्रीन यूनिट का ये टेल पार्ट, इधर जो मैंने लिख रखा टी, टी टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस आइसोप्रीन यूनिट का टेल पार्ट ये हेड हो गया, और इधर टेल। तो इसका टेल और इसका टेल जुड़ रहा है। क्या ये वाला जो फ्यूजन है हेड टू टेल फैशन में है क्या? नहीं है। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल ये फॉलो नहीं करता है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। It contains 8 isoprene units and does not follow special isoprene rule. Does not follow special isoprene rule. बता दिया है क्यों? क्योंकि ये हेड टू टेल फैशन फॉलो नहीं करता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट, बीटा कैरोटीन को अपन जानते भी, ये प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मतलब कि किसी पदार्थ को बनाने के लिए जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग मटेरियल अपन काम लेते हैं, रॉ मटेरियल, पूर्ववर्ती पदार्थ,
वो प्रिकर्सर कहलाता है। तो विटामिन ए बनाने के लिए हमें बीटा कैरोटीन की जरूरत होती है। बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या हुआ? बीटा कैरोटीन। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, स्टेट लेवल के एग्जाम में। तो ये इसके जनरल डिस्कशन। अब इसके स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ बीटा कैरोटीन, इसके स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट पता लगाते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की सहायता से हम पता लगाते हैं। C40H56 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसमें डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? जब इसका हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं, तो 11 मोल्स, 11 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होते हैं। 11 हाइड्रोजन अणु जुड़ते हैं। इसका मतलब बीटा कैरोटीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं? 11। तो यहां 11 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होना है, क्या इंडिकेट करता है कि बीटा कैरोटीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट टॉपिक, बीटा कैरोटीन एज ए साइक्लिक टर्पीन। बीटा कैरोटीन साइक्लिक है, अपन ने ऊपर डिस्कस भी कर लिया था और स्ट्रक्चर में अपन देख भी चुके हैं, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे? ध्यान देना। अभी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या निकला था? C40H56। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दो, फुल्ली सैचुरेटेड कर दो। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? इसको हटा देते हैं, 22 हाइड्रोजन एटम। तो इसमें 22 हाइड्रोजन एटम और जोड़ देंगे 56 में, तो कितने हो जाएंगे? 78। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है? देखो, यही फॉर्मूला बना, तो नीचे बना रखा अपन ने, CnH2n-2। कल डिस्कस किया था अपन ने, फाइटोल मॉलिक्यूल पढ़ा था, उसमें बताया था CnH2n+2i, तो एसाइक्लिक, CnH2ni तो मोनोसाइक्लिक, CnH2n-2i तो बाइसाइक्लिक। मतलब इसमें 2 रिंग हैं। तो CnH2n-2 क्या इंडिकेट करता है? कि बीटा कैरोटीन के पास 2 रिंग है। अब पता लगाते हैं इसके कार्बन स्केलेटन का, सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से समझने लायक भी है। कार्बन स्केलेटन का मतलब इसके जो आउटलाइंस जो अगर देखें तो इसकी किस तरह से बनी होती है, किस तरह से साइक्लिक रिंग होंगी, किस तरह से साइड चेन्स जुड़ी हुई है, किस पैटर्न में जुड़ी हुई है कार्बन स्केलेटन। इसके कार्बन स्केलेटन के पता लगाने के लिए इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट, एक्वस पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं, बेंजीन सॉल्यूशन। तो बेंजीन एज ए सॉल्वेंट इसमें काम में लेते हैं, और जो ही इसकी रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें बनने वाला मॉलिक्यूल जो आते हैं वो आता है बीटा आयनोन। बहुत फेमस है, एक प्रकार का सेंट मॉलिक्यूल होता है, फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी होती है। इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह से आती है? बीटा कैरोटीन को हवा में कुछ देर तक रख देते हैं, काफी लंबे समय बाद भी अगर रखें तो इसमें एक विशेष तरह की खुशबू जनरेट उत्पन्न होती है, जिसे ऑर्डर ऑफ वॉयलेट कहते हैं। वॉयलेट एक तरह से फ्लावर होता था, तो उसकी खुशबू एरोमा लाइक स्मेल, फ्रेग्रेंस आती है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ वॉयलेट कहते हैं। इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है बीटा आयनोन की। तो बीटा आयोनिन होता क्या है? वेल नोन कंपाउंड है, इजीली पहचान सकते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर होती है ये। आप बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर में देख लेना, आपको ये वाला पार्ट एज इट इज इतना दिखेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें? काउंट करना, 13 कार्बन एटम है एक बीटा आयोनिन में। तो यहां इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिला? बीटा आयनोन मिला। कंफर्मेशन कैसे करते हैं? बीटा कैरोटीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं। ध्यान देना, यहां 2 सेंटेंस लिख रखे हैं, एक तो बीटा आयोनोन का ओजोनोलाइसिस और एक बीटा कैरोटीन का ओजोनोलाइसिस। बीटा आयोनोन का ओजोनोलाइसिस से एक मॉलिक्यूल जेरोनिक एसिड मिलता है, जेरोनिक एसिड। लेकिन बीटा कैरोटीन का जब ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हमें जेरोनिक एसिड कितने मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा कैरोटीन के पास में 2 बीटा आयोनोन है, 2 बीटा आयोनिन।
देखो अकेले बीटा आयोनिन का कराएंगे तो एक ही बनेगा, लेकिन जब बीटा कैरोटीन कराते हैं तो दो मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल उसके पास है। आपको जिरोनिक एसिड की स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रही होगी, क्लियर। और ये COOH ग्रुप है, इसमें ध्यान देना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक तरह से देखें तो रिंग यहां से टूट जाती है। इस ऑक्सीडाइलाइसिस के अंदर ये बॉन्ड्स यहां से टूटते हैं और बनने वाला मॉलिक्यूल हमारा जिरोनिक एसिड होता है। लेकिन यहां हमें क्या कंफर्म करना था, बीटा आयोनोन। और कितने बीटा आयोनोन इसमें मिले, दो। तो द अबोव रिएक्शन इंडिकेट दैट बीटा कैरोटीन कंटेन 2 बीटा आयोनोन न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ above observation, beta carotene may have following type carbon skeleton है TON। तो इस तरह का कार्बन स्केलेटन इसका हो सकता है, ध्यान देना। इसके टर्मिनल पोजीशन पर ये बीटा आयनोन वाला पार्ट देखो, ये हो गया। ये दो हम कंफर्म कर चुके हैं कि इस तरह का इसमें सिस्टम होगा। इसमें 13 कार्बन है और इस बीटा आयोनिन में भी 13 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 26। अब पहले अपन देख चुके हैं मोलिकुलर फॉर्मूले में 40 कार्बन है बीटा कैरोटीन में, तो कितने कार्बन और बचे, 14 कार्बन एटम्स का हमें और पता लगाना है कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस पैटर्न में। अब साइड चेन्स का पता लगाते हैं और उसकी पोजीशन का पता लगाते हैं। बीटा कैरोटीन के अंदर जो साइड चेन्स है, मिथाइल साइड चेन्स, उसका पता लगाने के लिए फेमस मेथड है कुहन-रॉथ मेथड। ये मिथाइल साइड चेन डिटर्मिनेशन के लिए काम में लिया जाता था। पहले इस मेथड में क्या करते थे, एल्केलाइन KMnO4 लेते थे, जो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इस तरह का फ्रेगमेंट है, जो मैंने यहां पर सर्कल किया है, ध्यान देना, इस तरह का फ्रेगमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो वो फ्रेगमेंट एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसे कितने, मान लो 4 तरह के फ्रेगमेंट हैं तो 4 एसिटिक एसिड बन जाएंगे। अगर इस तरह के 8 हैं तो 8 एसिटिक एसिड बनेंगे, सिर्फ इसी तरह के। लेकिन एल्केलाइन KMnO4 कभी भी इस तरह के फ्रेगमेंट को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है या इनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो इन मिथाइल्स का पता नहीं लगता। तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया। इस बार क्या किया गया, एल्केलाइन KMnO4 की जगह क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम में लिया गया और ये इस सभी तरह के फ्रेगमेंट्स को ऑक्सीडाइज करता है और एसिटिक एसिड बनाता है। इन तीनों तरह के, अगर किसी मॉलिक्यूल में इस तरह के फ्रेगमेंट्स हैं मिथाइल साइड चेन वाले, इसी तरह के, इसी पैटर्न के, तो सभी को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जब बीटा कैरोटीन को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हैं तो 5.4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, 5.6 मोल्स बन रहे हैं तो इसको अपन क्या मानेंगे, 6 मोल्स अपन को मिल रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि बीटा कैरोटीन के अंदर ये साइड चेन्स कितनी, इस मेथड से कितने डिटरमाइन, 6 मिथाइल साइड चेन प्रेजेंट है बीटा कैरोटीन के अंदर। अब ध्यान देना, ईच बीटा आयोनिन, प्रत्येक बीटा, 2 बीटा आयोनिन के अंदर 2 मिथाइल साइड चेन ऑलरेडी इसमें आती है 2 मिथाइल चेन। तो टोटल अगर मिथाइल चेन अगर अपन देखें तो 6 पहले पता लगा चुके, 2 एक में होगी, 2 दूसरे बीटा आयोनिन में होगी, 4 ही होगी। टोटल 10 साइड चेन मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस का पता लगाते हैं। अब पोजीशन ऑफ साइड चेन की बात करते हैं। साइड चेन क्या है यहाँ पर, मिथाइल। तो मिथाइल की पोजीशन कहाँ कहाँ है, एक मिथाइल दूसरी मिथाइल के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन को डिस्टिल करते हैं। डिस्टिल का मतलब समझ गए होंगे, इसको बॉइलिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं। ऑन डिस्टिलेशन बीटा कैरोटीन गिव्स टोलुइन, मेटाजाइलिन एंड 2,6 डाइमिथाइल नेफ्थलीन। 3 तरह के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, मेजर और भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर देखें तो हायर अमाउंट में 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, टोलुइन, मेटाजाइलिन और 2,6 डाइमिथाइल नेफ्थलीन। टोलुइन अपन जानते हैं एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है,
क्योंकि साइड चेन तो है ही, तभी तो इसमें टोलुइन बन सकता है। साइड चेन नहीं होती तो ओनली बेंजीन बनता है। अब जाइलिन क्या होता है, 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं बेंजीन पे, जाइलिन हो गया। मेटाजाइलिन जस्ट पास होते हैं तो ऑर्थ हो गया, और 1,4 पे होते तो पैरा, तो यहाँ मेटाजाइलिन बनता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों मिथाइल का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन देखें तो 1,5 पोजीशन आ रहा है। इनको अपन स्ट्रक्चर से लिंक करके देखेंगे कि किस तरह से साइक्लाइजेशन, ये जो फ्रेगमेंट मैंने बनाया है ये बीटा कैरोटीन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के, ये बीटा कैरोटीन का छोटा सा हिस्सा है, हो सकता है कि ये हिस्सा इसमें कन्वर्ट हुआ हो, कि प्रोडक्ट कैसे बना, इस हिस्से से बना, और ये हिस्सा किसका है, बीटा कैरोटीन का। अपन मैं बताऊंगा लास्ट में इसको कि किस तरह से इसको लिंक करना। 1,5 पे दोनों मिथाइल जुड़े। अब देखो ये यही ऐसा ही हिस्सा बीटा कैरोटीन के अंदर है, ये जो डैश डैश करके दे रखे ये बीटा कैरोटीन का रिमेनिंग पार्ट है। तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,6 पोजीशन पर है, और ये इस तरह से साइक्लाइज हो जाता है, यहां से एरोमेटाइज भी होगी, और आप क्या मिला अपन को, नेफ्थलीन मॉलिक्यूल मिलता है, डाइमिथाइल नेफ्थलीन। तो जितने भी रिजल्ट अब तक अपने पढ़े, जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े, रिजल्ट्स पढ़े हैं, उन सभी के बेसिस पर बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर क्या डिसाइड की गई, ये वाली। अब इसमें जो 1,6 दे रखा है, ध्यान देना, मैं जो सर्कल बना रहा हूं उनको आपस में लिंक करने की कोशिश करना। इन दोनों मिथाइल ग्रुप की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखना। ये 1 लिख रखा है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये वाला पार्ट टूट करके जब साइक्लाइज होता है तो क्या बनता है, वही डाइमिथाइल नेफ्थलीन जो अपन ने ऊपर पढ़ा था अभी। और अगर हम देखें ये वाला पार्ट अगर साइक्लाइज हो तो क्या बनेगा इसके अंदर, इसके अंदर बनता है आपका मेटाजाइलिन, इसमें एक CH2 ये वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेगमेंट में वो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसी का टुकड़ा आगे जाके वो एरोमेटिक कंपाउंड बना सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें थी, उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर आपको बताई गई है कि ये स्ट्रक्चर हो सकती है। और इसमें दे रखा है कि ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करता। इन द अबोव स्ट्रक्चर फर्स्ट 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आर लिंक्ड एट हेड टू टेल फैशन एंड नेक्स्ट आइसोप्रीन यूनिट लिंक्ड टेल टू टेल फैशन, टेल टू टेल फैशन इन द मिड पार्ट ऑफ बीटा कैरोटीन। 1,6 तभी बन सकता है, ध्यान देना, ये 1,6 पोजीशन तभी आ सकती है जब ये टेल टू टेल फैशन हो। अगर हेड टू टेल होता तो 1,6 पर बनने की पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो नेफ्थलीन वाला डाइमिथाइल नेफ्थलीन प्रोडक्ट बनना ये इंडिकेट भी करता है कि इसमें हेड टू टेल फैशन की जगह टेल टू टेल फैशन भी होता है। फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन वाज कंफर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस। अब इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस किससे स्टार्ट करें, वेल नोन कंपाउंड बीटा आयनोन से। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ध्यान देना, ये जिंक ब्रोमीन और CH2 के बीच वाले बॉन्ड में इंसर्ट होगा, जिंक पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये CH2 माइनस अटैक करेगा इस कीटो पे, और ये O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस में, OH में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पर ये एज इट इज जुड़ गया, ये वाला ग्रुप, ये CH2 हो गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये टर्मिनल एल्काइन है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो H, ये हाइड्रोजन CH के पास है, ये चला जाएगा C2H5 के साथ में, C2H6 बाहर हो जाएगा, और इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस, और मैग्नीशियम पर आएगा प्लस, जो आयनिक रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये नया न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, यहां 2 नहीं बन रहे हैं, एक ही बना है, लेकिन आगे रिएक्शन कराने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल लिए, इसका आगे रिएक्शन कराने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा मॉलिक्यूल, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिए, क्योंकि हमें बीटा कैरोटीन बनाने के लिए ये बीटा आयनोन पार्ट कितने चाहिए, 2, इसलिए 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ बना है इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं,
और इसकी रिएक्शन कराते हैं एक अनसैचुरेटेड डाइकीटोन। ध्यान देना, एक कीटोन इधर है, एक कीटोन इधर है, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि इधर से CH3CO, इधर भी CH3CO आ रहा है। तो ध्यान देना, अभी अपन ने दो मॉलिक्यूल लिए, ये जो माइनस वाला है पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट एक तो अटैक करेगा इस कीटो पे, और दूसरा दो मॉलिक्यूल लिए अपन ने, दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा आपका इस वाले कीटोन पे। तो दोनों तरफ दो बीटा आयनिन वाले पार्ट जुड़ गए। ध्यान देना, ये OH में चेंज हो गया, ये OH में चेंज हो गए, दो OH हो गए, और दो OH इन दो मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी है। तो टोटल कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए? 4। ध्यान देना, इन रिंग में क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारे यहाँ इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन हमें पता है बीटा कैरोटीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड तो आता नहीं है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तो क्या करा दिया इसका, इस ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करा दिया। सेलेक्टिव रिडक्शन यहाँ होता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस ना होकर के ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होता है। कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। एक तो अपन ने पहले भी पढ़ा था फाइटोल में, क्लिनलार कैटलिस्ट। तो यहाँ देखना, ट्रिपल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। ध्यान देना, इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहां तो OH ये, और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और यहां क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ऐसे ही यहां से H निकलेगा, यहां आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऐसे ही यहां से H निकलेगा और यहां आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड जो मैं बना रहा हूं, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जनरेट होगा। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ वैलेंसी सर ने ज्यादा कर दी। ये वाटर मॉलिक्यूल H और OH निकलने के बाद डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ऐसे ये OH निकलेगा और इस CH2 से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो सभी जगह क्या आ गया आपके डबल बॉन्ड, 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकलते हैं और 4 डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे, और बनने वाला आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, बीटा कैरोटीन। तो ये आपका बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं, इसका स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन भी पढ़ चुके हैं, और ये स्पेशल आइसोप्रोपेन रूल फॉलो भी नहीं करता। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखना चाहो देख सकते हैं। ये वैसे पढ़ चुके हैं, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आता है, जैसे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन के अंदर देखना जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है क्या? बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो आ ही रहे हैं, तो EZ पैटर्न इसमें हो सकता है। कैरोटीन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं एनिमल्स में, आप देख सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें और दे रखे हैं, जैसे इस क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइटोल। फाइटोल अपन ने पढ़ा था, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फाइटोल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसमें 2 कायरल सेंटर थे, पर वो दोनों क्या होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, R कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोनों कायरल सेंटर का R कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। PDF आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, और रेफरेंस के लिए जो मैंने पहले आपको बुक बताई थी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। VK अलोबले और OP अग्रवाल आप दे सकते हैं। थैंक यू।